जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय, यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। कांच की खिड़की खोल दो ना, हवा क्रॉस हो जाएगी। चलें प्रारंभ करें। विषय से जुड़ते हैं अपन। थोड़ा सा विषय समझने जैसा है, कठिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उपयोग की एकाग्रता रहेगी तो पकड़ में आ जाएगा। आपको विषय बराबर पकड़ में आएगा विषय। चर्चा ये चल रही है कि संसार दशा का वर्णन है। दूसरे अधिकार में क्या है? संसार दशा का वर्णन है। और संसार दशा के वर्णन में यहाँ ज्ञानावर्ण और दशनावर्ण कर्म के उदय और क्षयोपशम से जीव की क्या अवस्था होती है, इसको यहाँ पर बताया है। क्या बताया है? ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म के उदय और क्षयोपशम से क्या दशा बनती है इस जीव की, ये बताया है। और ये कथन क्या है? निमित्त नैमित्तिक कथन है। तो निमित्त नैमित्तिक कथन की अपेक्षा से अपने को बराबर समझना है। ठीक है। अभी तक अपन क्या चर्चा करके आए हैं इस प्रकरण में कि इस जीव की शक्ति कितनी है। क्या चर्चा करके आए? इस जीव की शक्ति कितनी है, जगत के समस्त जीव उसकी शक्ति कितनी है, या कहो मेरी शक्ति कितनी है। मेरी शक्ति कितनी है? मेरी शक्ति कितनी है कजावत साहब? कि जगत के संपूर्ण द्रव्यों को, उनके अनंत गुणों को, उनकी अनंत पर्याय त्रिकालवर्ती पर्यायों को, सबको एक साथ एक समय में प्रतिभाषित करे, ऐसा इस जीव का स्वभाव है। प्रतिभाषित करना है ना, ये स्वभाव है। जैसे दर्पण का स्वभाव क्या रहता है? दर्पण है ना, दर्पण प्रतिभाषित करता है। प्रतिभाषित करता है मतलब सामने जो है उसको छुए बिना। दर्पण कैसे प्रतिभाषित करता है? दर्पण के सामने जो भी है बाबूजी, उसको क्या बिना छुए बिना दर्पण स्वयं अपनी योग्यता से वैसी आकृति अंदर में निर्मित करता
है ना, उसको कहते हैं प्रतिभास करना। जितना दर्पण स्वच्छ है उतनी प्रतिभाषा उसका स्वच्छ है ना। लेकिन अंदर जो बनने वाली आकृति है, दर्पण के अंदर बनने वाली आकृति, वो पूरी दर्पण ही बनाता है। आई बात समझ में? कौन बनाता है? दर्पण ही बनाता है। ऐसी उस दर्पण की योग्यता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जगत के संपूर्ण द्रव्य, उनके अनंतों गुण और उनकी त्रिकालवर्ती अनंतों पर्याय, उन सबको एक समय में, है ना, बिना किसी सहायता से ये मैं जानूं, ऐसी सामर्थ्य मुझे में अनादि से विद्यमान है। उस सामर्थ्य का नाम चैतन्य है, उस शक्ति का नाम चैतन्य है। ठीक है, सरल है ये बात, तो अपन 3-4 दिन से घोट रहे हैं अच्छे से, है ना। अब आपको कोई भी बोले चैतन्य चैतन्य, तो आपको क्या लगना चाहिए? चैतन्य कि ऐसी मेरी सामर्थ्य है, ऐसा शक्ति वाला मैं जीव हूं। लेकिन चक्कर क्या है कि उस शक्ति की प्रगटपना नहीं है, व्यक्ति नहीं है। तो क्यों प्रगटपना नहीं है? तो यहां निमित्त कारण की तरफ से चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय के कारण उस शक्ति की व्यक्तता नहीं है, और जो थोड़ी बहुत व्यक्तता है वह उनके क्षयोपशम के कारण पाई जाती है। ये बात अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप निमित्त नैमित्तिक तरफ से भी बनाओ कथन, और इसको वस्तु स्वतंत्रता के आधार से भी बनाओ, और फिर मैं इस प्रकरण को फिर आगे बढ़ाता हूं। क्या आपको क्या बनाना है ना? प्रगटपना, सामर्थ्य। अभी हमारी वर्तमान दशा में उस शक्ति का प्रगटपना नहीं है। कह जाओ साहब, किस शक्ति का प्रगटपना नहीं है? जो मेरे में विद्यमान है ना, उसका प्रगटपना नहीं है। अभी क्यों प्रगटपना नहीं है, ये सेंटेंस आपको बनाना है निमित्त की तरफ से भी और वस्तु की स्वतंत्रता की तरफ से भी। ठीक है, ताकि आपको ये बराबर बात समझ में आएगी कि क्या है। तो यहां निमित्त की तरफ से टोडरमल साहब ने सेंटेंस बनाया हुआ है। देखो क्या है निमित्त की तरफ से कि अनादि से इसको ज्ञानावरण और दर्शनावरण का संबंध है, यानी इसको कर्म का संबंध है, और कर्म के उदय के कारण। तो अब ये सरल सेंटेंस हो गया निमित्त की तरफ से कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय के कारण, या ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से मेरे को किंचित ज्ञानपना व्यक्त है। ये किसकी तरफ से सेंटेंस बन गया? निमित्त की तरफ से सेंटेंस बन गया। निमित्त की तरफ से मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से मेरी पर्याय में आंशिक ज्ञान दर्शन की व्यक्तता है। ठीक है। अब आपको वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से सेंटेंस बनाना है। तो क्या होगा बाबूजी वस्तु स्वतंत्रता के? जब यह आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से अल्प रूप, आंशिक रूप, आंशिक ज्ञान रूप परिणमित होता है, तब बाहर में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम होता है। ये क्या है? वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से सेंटेंस बनाया। समझ में आई आपको बात? क्या कौन बनाएगा ये सेंटेंस जो मैंने बोला है ऐसा? जब यह आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से आंशिक ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होता है, तब बाहर में ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षयोपशम निमित्त होता है। बोलो भाई, समझ में आई आपको? ये वस्तु स्वतंत्रता मतलब दोनों का काम अलग अलग इसमें यहां समझ में आ रहा है। दूसरी तरफ से कि आत्मा का परिणमन अल्प विकसित रूप आत्मा ने करा है, और उधर कर्मों का परिणमन कर्म ने अपनी योग्यता से करा है। दोनों ने स्वतंत्रता परिणमन करा है, लेकिन दोनों का काल एक होने के कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से इसके मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पाया जाता है। किसके? जीव के। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ये तो अपन बहुत दिन से घोट रहे हैं। अब
संसार दशा में बाबूजी जानने के लिए एक पैटर्न और अपन ने चर्चा की है कि संसार अवस्था में ये दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। क्यों कि यह कमजोर उपयोग वाला है ना। अपन ने चर्चा करी ना, ये दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। क्या? दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। किसमें? संसार अवस्था में। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन बोलते हैं सामान्य प्रतिभास। वहां भेद नहीं पड़ता है। जैसे यहां बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है ऐसा इमेजिनेशन है ना, सामान्य रूप से। फिर आपने भेद डाल दिया तो वो ज्ञान हो गया विशेष, ठीक है। तो जहां सामान्य प्रतिभास है वो कहलाता है दर्शन, और उसका विशेष प्रतिभास है उसका नाम है ज्ञान, ठीक है। और संसार अवस्था में दर्शन पहले होगा फिर ज्ञान होगा। क्यों कि अपने पास उपयोग कमजोर है, एक है। पहले दर्शनो उपयोग होगा, उसके बाद फिर ज्ञानो उपयोग होगा, ठीक है। ये क्रम है। अपन ने इसकी भी चर्चा कर ली थी उस दिन, ठीक है। देखो 3 प्रकार के दर्शन की भी यहां चर्चा आई है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। क्या है चक्षु दर्शन? है ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और जो ज्ञान है ना बाबूजी, ज्ञान के पूर्वक यदि नेत्र चक्षु इंद्री का निमित्त लेकर जो जाना जाए तो वो कहला जाता है चक्षु दर्शन। और चक्षु को छोड़कर बाकी अन्य इंद्रियों के निमित्त से जाना जाए तो क्या कहलाता है? अचक्षु दर्शन, ठीक है ना। जैसे अपन ने अभी आप सामने बैठे हैं तो मैंने आंख से देखा, है ना, तो आंख के निमित्त से इसका ज्ञान हुआ तो ये कहलाता है चक्षु दर्शन। और गर्मी लग रही है ना, इसको कैसे फीलिंग हुआ? स्पर्शन इंद्री के निमित्त से पता चला, तो ये अचक्षु दर्शन है। जानने के काम के पहले सामान्य दर्शन होगा और फिर जानना होगा, ठीक है। ऐसे ही अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली। तो ये बराबर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य प्रतिभासिक भास पूर्वक ज्ञान होता है, ठीक है। अब अपने को ज्ञान कौन सा है अभी वर्तमान में व्यक्त बाबूजी? क्या है कि छायोपशमिक ज्ञान है, ठीक है। और ये कब से व्यक्त रहता है संसारी जीव को? हाँ, ये अनादि से। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसके पर्याय में मति श्रुत ज्ञान नहीं हो, यानी व्यक्त नहीं हो। कम ज्यादा हो सकता है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यक्त होता ही होता है, ठीक है। अब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, है ना, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, अब इसको अपने को समझना है। मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान, और पूरा स्टेप बना दूं तो ऊपर आगे आके आप इधर ऐसा कर लो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, फिर ज्ञान, मति ज्ञान, और फिर श्रुत ज्ञान, ठीक है। समझ सीक्वेंस बन गई? अब आपकी सीक्वेंस बन गई, क्योंकि जानने का जो काम होता है वो दर्शन पूर्वक होता है, ठीक है। चक्षु दर्शन पूर्वक जाना, अचक्षु दर्शन पूर्वक जाना, अवधि दर्शन पूर्वक जाना, और मति ज्ञान जाना। और मति ज्ञान ने जिसको जाना उसके संबंध में और विशेष जाना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। तो ये पूरा क्रम है जानने का, ठीक है बाबू जी, क्रम है जानने का। किसका? संसारी जीवों का। कैसे? गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि अभी अपन उसको समझेंगे। क्या कैसे जानना होता है गजावत साहब? ये दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो ये 3 प्रकार के दर्शन, उसके पूर्वक ज्ञान है ना, वो मति ज्ञान। अब मति ज्ञान के भी भेद है, अवग्रह या अवाय धारणा, ठीक है। अभी अपन उसको यहां चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो ज्ञान मति ज्ञान। और मति ज्ञान ने जिसको जाना है उसके संबंध में विशेष जानना, वो कहलाता है श्रुतक ज्ञान। क्या? और ये सब कहलाता है छायोपशमिक ज्ञान। वर्तमान छायोपशमिक ज्ञान कि जो पर्याय में आंशिक ज्ञान अभी व्यक्त है उसको कहते हैं छायोपशमिक ज्ञान, ठीक है। चले बाबूजी, अब यहां टोडरमल्ली साहब, ये जो मति ज्ञान वर्तमान हमारी पर्याय में अभी व्यक्त है, किसकी पर्याय में? मेरी पर्याय में आंशिक रूप से जो ज्ञान व्यक्त है वो कितना पराधीन है, कितना कमजोर है, उसको यहां समझा गया। क्योंकि जब तक ये कमजोरी समझ में नहीं आएगी
तब तक इसको बोध मत जिंदा रहता है या इसके अज्ञान बना रहता है? क्या भाव जी? जब तक इसको कमजोरी समझ में नहीं आएगी तो इसको बोध मत जिंदा रहता है। बोध मत जिंदा रहता है मतलब बोध ये कहते हैं कि ये है तो ज्ञान है। क्या कहते हैं भाव जी? बोध क्या कहते हैं? हाँ, कि आप सामने आए तो मैंने जाना, अगर आप सामने नहीं आते हैं तो कैसे जानता मैं? क्या कहते हैं? बोध मत है बोध ज्ञे निमित्त ज्ञान मानते हैं। ज्ञेय से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं। ठीक है, और ये गड़बड़ी क्यों क्रिएट हुई और उनके हजारों लाखों अनुयायी क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? और जैनों में भी बाबूजी कहते तो हैं हम जैन, कहते तो हैं हम दिगंबर जैन, लेकिन मानते क्या है कि निमित्तों से काम होता है। इसे समझाने वाले भी हैं और इसे समझने वाले भी हैं। वो कहते क्या है अपने को कि हम तो दिगंबर हैं। खबर नहीं उसको दिगंबर है। किस आधार से दिगंबर है बाबूजी? वो संप्रदाय के आधार से दिगंबर है और ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं, आगम पढ़ा ही नहीं। तो टोडरमल साहब ने यहां इसका विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया है कि जैनों के चित्त में बोधपना विद्यमान नहीं रहता। आई बात समझ में? क्या गड़बड़ी कि जैन होकर बोले तो जैन, बोलते तो हैं महावीर भगवान की जय और मानते हैं बोध की। ये बड़ी गड़बड़ है। देखो आप सुलझे मन से बैठोगे तो सब सुलझता जाएगा, और उलझे हुए मन से है ना पद्धति परंपरा और पुराना जोड़ लिया है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल दो टुक बात। अगर अपने को यह कि आत्मा का कल्याण करना है तो जो वस्तु स्वरूप बताया है महावीर भगवान ने वैसा ही श्रद्धान का नाम, और वो श्रद्धान क्या है कि जो आगम में आई वो बात ऐसी मैं मानता हूं, ऐसा मेरे को विश्वास है ना। अपन ने जब द्रव्य स्वभाव के बारे में चर्चा करी थी तब कहा था कि जिसको अपनी शक्ति का भान विश्वास नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। कैसी शक्ति का? कजावत साहब कि मैं कैसा सामर्थ्य वाला हूं, अपनी शक्ति का ही भान नहीं है तो वो काहे का सम्यक दृष्टि? ठीक है, वो उस प्रकरण में था। अब यहां जिसको इस जीव के अपने स्वभाव का ही नक्की नहीं है, कैसे जानना होता है संसार में इसको नक्की नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है इसको, तो उस कंफ्यूजन को यहां पर टोडरमल साहब ने दूर किया है और हेडिंग दिया है मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। क्या हेडिंग दिया है? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। यानी जो हमारा ज्ञान व्यक्त है वर्तमान में वो कितना पराधीन है ये बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं यहां पर? बोलो भाई सब एक साथ, गड़बड़ नहीं करना विषय में। क्या कि जो वर्तमान में हमारा ज्ञान प्रकट है ना, व्यक्त है। कौन सा ज्ञान अभी हमारे को व्यक्त है बाबूजी? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? छायोपशमिक ज्ञान। कि ये कैसे व्यक्त है कि आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से इस ज्ञान आंशिक ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है और बाहर में उस कर्म का क्षयोपशम ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो व्यक्त ज्ञान है वो कितना कमजोर है ये बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? वक्त ज्ञान कमजोर कितना है ये बतला रहे हैं। ठीक है, बराबर ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ नहीं पकड़ना। चलें अपन विषय को प्रारंभ करें। अब आप में से इस पैराग्राफ को पुरुष वर्ग से कोई एक जना पढ़े और महिला वर्ग से एक जना पढ़े, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे और बड़ी शांति से उपयोग की एकाग्रता पूर्वक इस विषय को समझने का प्रयास करना। कहीं गड़बड़ हो तो पूछना, बारंबार विचार करना, सही निर्णय तक पहुंचना है। ठीक है, कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, पेज नंबर 33 पर।
बिना नहीं जान सकता तथा जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे हैं, परंतु अत्यंत दोष हुआ हो तो नहीं मिल सकता, ऐसा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है। इसी प्रकार अपना जो पसंद तो जैसा का होता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणति जो हो तो जान नहीं सकता, ऐसा थोड़ा जाता है, ऐसा और का और जाता है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा हम लोग परमाणुओं के परिणाम को मति ज्ञान को निवृत्ति करके इसके परिणाम के अनुसार ज्ञान का परिणाम होता है। उसका दूसरा उदाहरण जैसे मनुष्य को बाहर वर्ग अवस्था में रहने के तापमान स्थिति हो तथा ध्यान समाधि स्थिति होता है तथा जैसे वायु आदि से निवृत्ति प्रसन्नादि स्थितियों से और मन के समान अन्यथा हो तब जानना नहीं होता अथवा थोड़ा जानना होता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हैं? बहुत लंबा पैराग्राफ है, 3 उदाहरण है और उदाहरण भी समन्वय को मिलाते हुए हैं, वो बिल्कुल जिससे है, तो थोड़ा सा अपने को उपयोग को एकाग्र करके पढ़ना ही पड़ेगा ही, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। कौन अब महिला वर्ग में से कौन थोड़ी सी तेज आवाज में और बिल्कुल है ना उपयोग को एकाग्र करके इसको पढ़ें आप, फिर अपन इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है साहब, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करना, अपन चर्चा करते हैं। मति ज्ञान की क्या परिभाषा है? क्या मति ज्ञान की परिभाषा क्या है? आप लोगों ने सबने पढ़ी ना कि जो ज्ञान इंद्रियों और मन के सहायता से जानता है, ठीक है बाबू जी, इसका मतलब है कि इंद्रियां और मन ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसा है क्या? हाँ, बराबर बराबर सुनना बात। परिभाषा क्या है? जो ज्ञान इंद्रियों और मन की सहायता से जानता है, ठीक है साहब? ओके, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं पकड़ रहे हो आप कि इंद्रियां और मन ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसा तो नहीं है। बात पकड़ में आ रही? मैंने क्या 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 कह रहा हूं? क्या बात है ना? एक तो एक ज्ञान देखो अपना है या व्यक्त ज्ञान, और फिर यहां 1 2 3 4 5 और 6 स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ठीक है? ये है व्यक्त ज्ञान।
व्यक्त ज्ञान है ना, जो अपनी पर्याय में वर्तमान में व्यक्त है। ठीक है, अभी इसकी कमजोरी को बतलाने के लिए, किसकी कमजोरी को? इसकी कमजोरी को बतलाने के लिए ये कहा गया है, ये परिभाषा बनाई गई है। क्या परिभाषा बनाई है? कि यह ज्ञान 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि 5 इंद्रिय और मन इस ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। बात पकड़ में आ रही है बाबूजी? है, दादाजी की कमजोरी को बतलाने के लिए पोते ने बोला कि अब, है ना, उनकी बुआ से कि अब दादाजी लकड़ी के सहायता से चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि लकड़ी दादाजी को चलाती है। तो साहब ये बोल क्यों रहा है कि लकड़ी की सहायता से चलते हैं? कि दादाजी की कमजोरी को बतलाने के लिए वह सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्या है? क्या है कजावत साहब वो सेंटेंस? कि दादाजी की वर्तमान कमजोरी को बतलाने के लिए वह सेंटेंस है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि लकड़ी ने दादाजी को शक्ति उत्पन्न कर दी हो जिसकी ताकत से वो चलते हो। शक्ति तो दादाजी की स्वयं की ही है। किसकी है? स्वयं की ही है। लेकिन इतनी शक्ति भी नहीं है, मतलब शक्ति तो स्वयं की है, इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वह बिना लकड़ी चल सके। दो बात पकड़ में आ गई। जो बिना लकड़ी चल सके वो तो बाबूजी स्वतंत्र है ना, शक्ति वाला है। और जिसमें शक्ति नहीं है, कम शक्ति है, वो लकड़ी के सहायता से चलता है, लेकिन चलता तो अपनी शक्ति से ही है, लकड़ी नहीं चलाती है ना। केवली भगवान है ना, शांतिनाथ भगवान, उनको जानने के लिए इसकी जरूरत नहीं है लकड़ी की। किस लकड़ी की जरूरत नहीं बाबूजी? किस? हाँ, ये 5 इंद्रिय और मन। क्यों? कि यहां ज्ञान पूरा का पूरा विकसित है, पूरा का पूरा डेवलप है। और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमको इन लकड़ियों की जरूरत है। क्यों? कि हमारा ज्ञान यहां पर अल्प विकसित है, अत्यंत कमजोर व्यक्त है। वो लकड़ी मत समझना अभी। वो लकड़ी मतलब अरे मैं तो अभी बिना लकड़ी चल रहा हूं, नहीं बाबूजी, बिना लकड़ी। अरे बिना लकड़ी मतलब यहां वो अपेक्षा समझना क्या है कि मेरा ज्ञान इतना कमजोर अभी व्यक्त है पर्याय में कि मेरे को इनकी सहायता लेनी पड़ती है जानने के लिए। क्या? जानता कौन है? जानता तो मैं स्वयं हूं, आई बात समझ में, लेकिन कमजोर कितना हूं? कमजोर कितना हूं कि इनकी सहायता बिना नहीं जान सकता। तो ये है इसलिए मेरा ज्ञान है, ऐसा नहीं है। क्या बात पकड़ में आ गई आपको? तो बराबर पकड़ना हो, विषय कठिन जरूर है, समझना भी। बाबूजी ये है तो ये है, ऐसा नहीं है। अगर ये है और ये है मानेंगे तो ये बोध मत हो जाएगा। लेकिन ये इतना कमजोर है कि ये जब भी अपना काम करता है तो इसकी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए टोडरमल्ली साहब ने बिल्कुल आपको एकदम फिट हो जाए वो उदाहरण दिया। वो पहले मैं उदाहरण पढ़ता हूं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना। देखो, तीसरे नंबर की पंक्ति, ठीक है, तीसरे नंबर की पंक्ति, जिसकी दृष्टि मंद हो। ऋषभ जी भाई साहब, जिसकी दृष्टि मंद हो, ठीक है, चश्मा काहे की निशानी है? चश्मा काहे की निशानी है? अब बोलते नहीं छोटे बच्चों को, ओहो अभी से तेरी आंख इतनी कमजोर हो गई, चश्मा लगाना पड़ता है? तो चश्मा देखकर आपने क्या पहचान करी? चश्मा देखकर आपने क्या पहचान करी बाबूजी? क्या पहचान करी? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो। किसी छोटे बच्चे को देखो ना आप, 10 साल का, 12 साल का, 8 साल का, तो बुजुर्ग बोलते कि नहीं बोलते, बेटा क्या बहुत कमजोर आंखें हैं तेरी,
है? नहीं, क्यों, किस आधार से बोलते हो तेरी आंखें बहुत कमजोर है? उसका चश्मा देखा, ठीक है, उसको देखकर आप बोलते हो कि बहुत कमजोर है, ठीक है। अब देखो, मैं यही परिभाषा लगाता हूं कि मैं आंख वाले को देखता हूं और जो आंख से देखता है उसको कहता हूं अरे बहुत कमजोर तेरा ज्ञान है। समझे? केवली भगवान को कहां जरूरत है ज्ञान की? आंख की। आई बात समझ में? कैलावस्था बात पकड़ में आई? नहीं आई? नहीं समझ में आई आपको? क्या मैंने सिर्फ एक अंदर, एक दरवाजे अंदर जाके बात कर रहा हूं। अभी आपको एक दरवाजे बाहर की बात चल रही है बाबूजी, एक दरवाजे बाहर की बात चल रही है। अभी जैसे ये आंख है, ठीक है, और ये है चश्मा, ठीक है, और यह है ज्ञान, ठीक है। अब इस चश्मे को आंख पर रखते हुए किसी को देखते हुए आप क्या बोलते हो कि तेरी आंख बहुत कमजोर है, ठीक है। अभी यहां चल रहा है आपका फार्मूला। अब जो ज्ञान इस आंख के थ्रू जानता है, ठीक है, चश्मा नहीं है उसका, चश्मा नहीं है, उसको देखकर बोलते हैं अरे तेरा ज्ञान बहुत कमजोर है। क्यों कमजोर है बाबूजी? अरे इसकी जरूरत है, क्योंकि ज्ञान शक्तिशाली तो वो है कि उसको इसकी जरूरत भी नहीं पड़े और जान ले, वो इसकी सामर्थ्य है। केवली भगवान को कहां जरूरत है बाबूजी? नहीं जरूरत है ना। किसकी जरूरत नहीं है? 5 इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है। तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? कि पावरफुल ज्ञान है पावरफुल ज्ञान है ना भाई। आप इंद्रिय और अतीन्द्रिय कहने का मतलब यह है कि कमजोर और बिना कमजोर। आई बात समझ में? आप अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब क्या है? कमजोरी नहीं है ज्ञान की, ज्ञान का पूरा विकास है वहां, ठीक है। तो यहां क्या टोटल साहब ने क्या परिभाषा बताइए कि जिसके नेत्र कमजोर हैं, जिसकी आंखें कमजोर है, ऋषभ जी भाई साहब, वो क्या चश्मा लगाकर देखता है? प्रश्न यह है कि चश्मे से देखता है कि आंख से देखता है? या क्या बता रहे हो? देखो भाई, है क्या यहां क्या कह रहे हैं कि जिसकी दृष्टि कमजोर है, जिसकी आंख कमजोर है, वो क्या करता है कि चश्मा लगाकर देखता है, ठीक है। तो यहां टोटल मजी साहब ने स्वयं ने प्रश्न उठाया कि पहले ये तो नक्की करो कि वो चश्मे से देखता है कि आंख से देखता है। सुशील भैया, किससे देखता है? वो आंख से ही देखता है। तो चश्मा बिना देख के बताए है? तो कह रहे हैं आंख बहुत कमजोर है। तो उसकी कमजोरी की निशानी क्या है कि इतनी कमजोर है आंख कि उसको चश्मा लगाए बिना नहीं दिखता। कितनी कमजोर है आंख? उसको चश्मा लगाए नहीं दिखता। लेकिन यह बात सत्य है कि चश्मा नहीं देखता, आंख ही देखती है। देखती कौन है? विषय कठिन तो नहीं हो रहा? आपके चेहरे से उबासी लग रही है? नहीं, गर्मी ज्यादा गिर रही क्या बाबूजी? नहीं। देखता कौन है? देखती कौन है? देखती अभी यहां आंख ही देखती है, चश्मा तो नहीं देखता। लेकिन प्रश्न है यदि आंख ही देखती है तो बिना चश्मे देख के बताए। देखो, ज्ञान पे तो जाओ मत, अभी अपन आंख की उदाहरण की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान पे तो अपन चर्चा है। अगर आंख ही देखती है तो चश्मा बिना देख के बताए तो बोले कि नहीं, चश्मा बिना तो नहीं देख सकती। तो इसका मतलब चश्मा किसकी निशानी है? कि चश्मा उस आंख के कमजोरी की निशानी है, लेकिन देखता तो यह आंख से ही है। किससे देखता है? आंख से ही देखता है। ये बात बराबर उतर गई। अभी देखो कितनी पराधीन प्रवृत्ति है। ये बता रहे हैं कि यदि चश्मा नहीं हो तो नहीं दिखता। अच्छा बाबूजी, इसका मतलब चश्मे से देखता है तो कोई भी चश्मे से देखता है? नहीं नहीं नहीं। अभी आपको 1 नंबर हो तो 3 नंबर का चश्मा लगा दोगे तो भाई चश्मे से ही देखे। भाई आपने बोल दिया कि कमजोरी से है, कजावत साहब, कमजोरी से, हाँ से हमने समझ लिया कमजोरी से देखता है, चश्मा लगाना पड़ता है। तो कोई भी चश्मे से चल जाएगा काम है? कितनी पराधीन प्रवृत्ति है बाबूजी कि चश्मा भी उस आंख को चाहिए। और कैसा चाहिए कि जितनी कमजोरी उसके है उस नंबर का चश्मा चाहिए, उसके बिना नहीं चलेगा।
अच्छा, चलो उस नंबर का भी चश्मा लगाते हैं तो काम चल जाएगा। बोलो ना हाँ जी या ना जी। ऋषभ भाई साहब है क्या हो क्या होता भाई? आंख से देखते हो, नहीं साहब चश्मे से, अब चश्मा भी सही नंबर का हो तो बाबूजी काम चल जाएगा है। बहुत सारे बुजुर्गों को आपने देखा होगा ना, वो बोलते हैं कि रात में मैं इधर उधर नहीं जाता। बोले क्यों नहीं जाते? कि साहब दिखता नहीं है। तो चश्मा नहीं है? हाँ चश्मा तो है। फिर क्या चक्कर पड़ गया? तो दूसरों का चश्मा है? नहीं नहीं अभी निकला यार। फिर क्या चक्कर पड़ गया? क्या जाता है? चक्कर क्या पड़ गया उनको? क्यों नहीं दिखता है? अरे हाजी या नाजी कुछ तो बोलो आप कोई विषय में मजा नहीं आ रहा है? क्यों नहीं दिखता है? करावत साहब क्यों नहीं दिखता है? अरे पराधीन है, चश्मे के भी पराधीन है और उजाले के भी पराधीन है। आई बात समझ में? कितना कितना पराधीन है। चश्मा भी है, ठीक है, नंबर का चश्मा भी है, सही भी है ऋषभ जी भाई साहब, फिर भी पराधीन है। काहे का पराधीन है? कि उजाले के पराधीन है। और उजाले के अलावा अभी हजारों पराधीनता है इसके। क्यों? कि ये ज्ञान इतना कमजोर है। किसका ज्ञान कमजोर है? हमारे संसार दशा में जो अभी वर्तमान में व्यक्त ज्ञान है वो भयंकर कमजोर है। लेकिन बाबूजी इसमें भी जिसकी थोड़े से ताकत वाला हो, थोड़ा सा क्षयोपशम ज्यादा हो, तो वो अहंकार करता है। क्यों अहंकार करता है? कि उसको मूर्ख को पता नहीं है कि मेरा स्वभाव कैसा है। वो देखता है किसी का क्षयोपशम कम है, उससे तो मेरा क्षयोपशम ज्यादा है, और वो यूं फूला रहता है। वो उसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। मद रहते हैं, मद, ज्ञान का मद। क्यों मिथ्या दृष्टि बाबूजी? क्या उसका क्षयोपशम ज्यादा नहीं है? अरे मूर्ख, तू क्षयोपशम के आधार से अपने को मापता है। सम्यक दृष्टि की पहचान तो यह है कि जो अपने को स्वभाव के आधार से मापता है। क्या? किसके आधार से मापता है? क्या पहचान है सम्यक दृष्टि की? है? कैसा मानता है अपने को कि ज्ञान स्वभावी हूं मैं, क्षयोपशमिक ज्ञान इतना नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? अपन बाबूजी क्यों रोते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। किसके आधार से मापते हो अपने को? है? संयोगों के आधार से मापते हो। है? आजीविका के साधन नहीं है, क्या करूं, वो ये नहीं है। अरे तुम स्वभाव से मापो ना। कैसे हो बाबूजी आप स्वभाव से? अतीन्द्रिय ज्ञान वाला हूं, अनंत सुख वाला हूं। क्या प्रॉब्लम है आपको? है कि नहीं आपके पास वो स्वभाव? क्यों नहीं मापते वहां से? क्या दिक्कत है? अरे कुछ बोलो ना, आप क्या दिक्कत है? देखो एक झटके में सब बीमारी समाप्त हो जाएगी आपकी, एक झटके में। क्या? कहां से मापना है अपने को? कहां से मापना है अजीत भैया? कहां से मापना है? स्वभाव से मापो आप। कैसा हूं बाबूजी मैं? अनंत सुख वाला हूं। साहब क्या करूं, आजीविका सही नहीं है, घर का मकान नहीं। अरे मूर्ख, तू किधर देख रहा है? संयोगों की तरफ देख रहा है। याद नहीं रहता मेरे को, याद नहीं रहता। किधर देख रहा है तू? क्षयोपशम ज्ञान की तरफ देख रहा है। तू स्वभाव से मापना अपने को। अब जो स्वभाव से मापेगा उसको काहे का डर बाबूजी? कैसा रहेगा वो? मस्त। तो अब आपको मस्त रहने के लिए क्या करना है बोलो? क्या करना है? मस्त रहने के लिए क्या करना है अभी बोलो? 24 घंटे रोता रहता है। नहीं रहता 24 घंटे, ये नहीं है, ये नहीं है, उसने यूं कह दिया, इसने ये कर दिया, ये नहीं है, वो नहीं मानता। अरे मूर्ख, कहां देख रहा है तू? कौन है मूर्ख? अभी बोलेंगे वो सामने वाला मूर्ख है। मैं काहे का मूर्ख? मैं तो समझदार हूं। है? नहीं कहा जाता, मैं तो बहुत समझदार हूं। अरे भाई, जिधर से मापना है अपने को वहां से जब तक नहीं मापोगे तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, आपके कर्म नहीं कटेंगे, सुख परिणत नहीं होगा। मापने का तरीका समझा रहे हैं आप। हम 24 घंटे रोते रहते हैं। क्या रोते रहते हैं बाबूजी? ये चश्मा सही नहीं है, वो डॉक्टर बेकार है, ये जान नहीं पाता। किधर? बाहर संयोगों का मैटर है, इंद्रियों का मैटर है। और फिर पीछे
अपन ने 6 बोल याद करे थे ना, वो 6 बोल समय सार की गाथा के, जीव अजीव अधिका, कौन 6 बोल है? रसना बाबूजी, ये जीभ जीभ कड़वी हो जाती है तो कड़वा कड़वा टेस्ट आता है, तो ज्ञान कड़वा हो गया कि जीभ कड़वी हो गई कि सामग्री कड़वी है। तो बुखार आता है ना, बुखार, तो अभी आप कुछ खाओगे तो कड़वा लगता है? हलवा भी खिलाओगे तो कैसा लगता है गजा सा? कड़वा, ठीक है। तो क्या कड़वा है? हलवा कड़वा है कि जीभ कड़वी है कि ज्ञान में कड़वा, ज्ञान उल्टा चल रहा है? क्या चल रहा है? अब सोचना, मुझे कल बता देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई ना कोई चीज तो कड़वी है ना इसमें। बोलो कड़वा लगता है कि नहीं लगता संजय भाई साहब? बुखार आ जाए तो है, तो क्या चीज कड़वी है? हलवा खिलाए तो कड़वा है कि जीभ से? अरे इस ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति समझो और ज्ञान की सामर्थ्य समझो। जब तक ये पराधीन और सामर्थ्य की समझ नहीं आएगी आप उलझे ही रहोगे, पूरा जगत उलझा हुआ है। पराधीन क्या है और ज्ञान की सामर्थ्य क्या है, दोनों चीज अपने को बराबर समझनी है। यहां भी पराधीन प्रवृत्ति की चर्चा चल रही। देखो क्या कहते हैं यहां पर, 2-3 मिनट है ना, अपन पढ़ते हैं। जिसकी दृष्टि मंद हो, जिसकी आंखें कमजोर हो, कमजोर आंखें कमजोर मतलब जिसकी आंख की दृष्टि मंद हो, वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है? और किसी के द्वारा नहीं देखता बाबूजी, आंख से ही देखता है। 1 नंबर वाला भी अपनी आंख से देखता है, 2 नंबर वाला भी अपनी आंख से देखता है, जिसके आंख के नंबर 3 है वो भी आंख से देखता है, और 4 नंबर है वो भी अपनी आंख से देखता है। 4 नंबर जिसके हैं लेंस के, उसको क्या बोलते हैं? तेरी आंखें तो ज्यादा कमजोर है। और 1 नंबर वाले को क्या बोलते हैं? तेरी आंखें कम कमजोर है। और बिना चश्मे वाले को कहते हैं तेरी आंखें तो बढ़िया है? ऐसे ही बोलते हो ना गजावत साहब? देखता किससे है? आंख से ही देखता है। लेकिन कमजोर आंख की निशानी है, किसके आधार से पहचान करते हैं? निमित्तों के आधार से पहचान करते हैं। किसके आधार से पहचान करते हैं? निमित्तों के आधार से पहचान करते हैं। जानता तो वो, देखता तो वो नेत्र से ही है, जानता तो ये ज्ञान से ही है, लेकिन कमजोर ज्ञान के आधार से कहते हैं इसका एक इंद्रिय ज्ञान है, ये तो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव मतलब क्या है? जीव नहीं है क्या पूरा अंदर? जीव नहीं है क्या पूरा अंदर? पूरा का पूरा जीव है, लेकिन उसको एक इंद्रिय कहते हैं। क्यों एक इंद्रिय कहते हैं? कि उसका विकसित पना, ज्ञान का विकास ही इतना है कि बेचारे के पास एक ही इंद्रिय है, उससे ही जानना होता है। थोड़ा ज्ञान का विकास बढ़ा और उधर इंद्रिय 2 हो गई, तो 2 इंद्रिय के माध्यम से जानता है। तो प्रश्न यह है कि 2 इंद्रिय के कारण ज्ञान का विकास हुआ कि ज्ञान का अपना स्वयं विकास हुआ? किसका विकास हुआ? ज्ञान का स्वयं में विकास हुआ। इंद्रिया तो जड़ है, इंद्रिया क्या है? जड़। अब देखो आप उधर से देखना, जिधर से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, किधर से देखना है अपने को? अपने को अपना सहज ज्ञान की तरफ से देखना है, ठीक है। अभी तो मैं क्षयोपम ज्ञान की बात कर रहा हूं, लेकिन उसको भी पलट हटा देंगे अपन, अपने को किधर से देखेंगे? सहज ज्ञान की तरफ से देखेंगे। और कौन सा ज्ञान यह निर्णय करेगा? जो वर्तमान में क्षयोपमिक ज्ञान है वही निर्णय करेगा। क्या निर्णय करेगा? कि मैं सहज ज्ञान वाला हूं, मैं ये ज्ञान वाला नहीं। लेकिन अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो यहां क्या कह रहे हैं? जिसकी दृष्टि मंद है वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। ठीक है, अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे विषय।